Hello students, very good evening. All the best for your exams. मैथ्स अच्छा ही गया होगा. स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ. सबसे पहले शुरुआत अपन ग्रेविटेशन से करते हैं. मैं थोड़ा टॉपिक भी बताते जाऊँगा और तेजी से पढ़ते जाएंगे हम लोग. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. इसलिए बोलते हैं कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की वैल्यू होती है और ये वैल्यू पूछी जा सकती है विथ यूनिट. उसके बाद केपलर्स लॉ पढ़ के जाओ. वैसे एरिया का लॉ और टाइम का लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एरिया तीनों लॉस पढ़ के जाओ. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो फोर्स सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सब है, ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और वो चीज़ गोल गोल घूमने लगती है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है. ये सब पढ़ के जाओ आप. उसके बाद है ना, जैसे जो छोटे ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है, एक बॉटल है, इनके बीच में क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो बोलना ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही हर किसी के अंदर, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड के अंदर आ जाते हैं उनकी खुद की फील्ड कोई मायने नहीं रखती उसके सामने. दूसरी बात, वो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी फील्ड भी बहुत छोटी होती है. इस कारण से वो इफेक्ट अपन को देखने को नहीं मिलता. अगर वहाँ पे अर्थ नहीं हो या ऐसा स्पेस आ जाए तो शायद हमको देखने को मिले. उसके बाद आपको ग्रेविटेशन में पूछा जा सकता है मास और वेट के बीच में डिफरेंस. मास स्केलर होता है, वेट जो होता है वेक्टर होता है. पोलार रीजन पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटी का. ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटोरियल रीजन पे ग्रेविटी कम होती है ड्यू टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. ये भी पूछा जा सकता है. सरफेस के ऊपर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ के अंदर, हाइट के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये पूछा जा सकता है. उसके बाद एक क्वेश्चन है कि G=gm/r². तो जो ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है और G1/G2 m1/m2 r2²/r1² वाला फॉर्मूला आ सकता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है. ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अर्थ जो है वो 81 टाइम्स बिगर है रेडियस उसका मून से, और जो मास है मास जो है वो 81 टाइम्स बिगर है और रेडियस जो है वो 4 टाइम्स. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा आपको. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो. न्यूमेरिकल आएगा कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है अर्थ के बीच में और सन के बीच में. इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको. और फ्री फॉल बॉडी क्या होती है उसके ऊपर आ सकता है. क्या होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से गिराते हैं, तो जब कुछ हाइट से गिराते हैं तो वहाँ पर कोई नॉर्मल रिएक्शन तो होता नहीं है, फ्लोर तो होता नहीं है. इस कारण से वो अर्थ की ग्रेविटेशन के अंदर गिरता है नीचे. इसको बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सरफेस के ऊपर, हाइट के ऊपर और डेप्थ के अंदर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन जो आ सकते हैं. नहीं, उसके ऊपर ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री कुछ पॉइंट्स. यहाँ पर सबसे पहले तो डोबेनोर ट्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. कोई 3 ट्राइड पूछ लेंगे, बीच वाला पूछ लेंगे. इसके बाद आपका मेरिट्स डिमेरिट्स है मेंडलीफ की, वो पूछ लेंगे. जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, साइज कैसे चेंज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज होती है, पीरियड और ग्रुप में ये पूछा जा सकता है. फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. हमारा ऑक्सीजन की जो फैमिली है 6th ग्रुप, उसको अपन कैल्कोजेंस बोलते हैं और 7th ग्रुप जो होता है वो उसको हेलोजेंस बोलते हैं क्योंकि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. लास्ट वाला जो ग्रुप होता है इनर्ट गैसेज, वो कभी रिएक्शन नहीं करते, उनकी वैलेंसी 0 मानी जाती है. ये पूछे जा सकता है आपको. और कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, हाइड्राइड्स, इनके कंपाउंड बनाने के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. जैसे अल्कली मेटल रहेगा तो ऑक्साइड हो जाएगा M2O, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो MO हो जाएगा और
थर्ड ग्रुप एलिमेंट रहेगा तो M2O3 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पढ़ के जाइए आप। उसके बाद इनके जो रिएक्शंस हैं, जैसे मैं बताता हूँ कुछ न्यू बताता हूँ आपको, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मेनली पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गई थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, वो सब पढ़ के जाइए आप। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो जाते हैं, उसको अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन 6, 12, 6, 14, 6 नीचे रहता है, 14 ऊपर रहता है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। रिएक्शंस में रेंसिडिटी पूछा जा सकता है, रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे वो, कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई एलिमेंट तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तब भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर बाद में while preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the laboratory, the concentrated sulfuric acid is added slowly। अच्छा, मतलब आप देखो कि एसिड जो होता है उसको धीरे धीरे एसिड में मिलाया जाता है, पर वो एसिड को पानी में मिलाते हैं क्या पानी को एसिड में मिलाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। हूप्स एपरेटस आ जाएगा। आपका क्वेश्चन आएगा लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पानी का एनालिसिस बिहेवियर पूछ लेंगे। फिर आप देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और रिएक्शन ऑफ मेटल विद नाइट्रिक एसिड ये क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज आ सकती है। फिर आपका गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, टेनिंग क्या होता है, आयोडाइजेशन क्या होता है, एलॉइंग क्या होती है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, वो आ सकता है। आपको क्वेश्चन आएगा इथेनॉल की यूजेस क्या हैं, इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है। एसिटिक एसिड अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड किस टाइप के होते हैं, वो CH3CO ब्रैकेट लगाकर ट्वाइस लिखो, वो बाहर कर दो, वो आ सकता है। आप देखो इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो एक 443 केल्विन टेम्परेचर होता है और एक 413 केल्विन होता है। 443 केल्विन में वो अल्कीन बना लेता है और 413 केल्विन में ईथर बना लेता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हमारा होता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, अगर ये होगा तो तुम्हें आ जाएगा। सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। ये लाइट चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ सकता है। आपको कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और फोकस के बीच में, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस पूछे जा सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के यूजेस पूछे जा सकते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है, आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, या परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बाद में लाइट चैप्टर में एक ये जो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल आएगा 1/r मिरर इक्वेशन पे। और इसके बाद एक चैप्टर आया था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि एक आपने अगर इलेक्ट्रॉन शूट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली तो उसके साथ क्या होगा, तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा देना। एक कंडक्टर है मैग्नेट के बीच में, एक कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो क्या होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, वो आप पढ़ के जाइए, जिसमें एक कार्डबोर्ड रहता है और ऐसे करंट दे देते हैं तो वो गोल गोल रिंग बन जाती है। राइट हैंड थंब कर्न फिंगर रूल पढ़ के जाओ आप लोग। जब ना दो वायर अगर पैरेलल में लगे और करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तो वो आपस में चिपक जाते हैं, और जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा पावर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। आपका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो कैसे किए जाते हैं, घर के अंदर पैरेलल कनेक्शन करते हैं, आजकल रिंग का फॉर्म आ गया है।
तो इस टाइप का वो पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। और हीट प्रोड्यूस वाले के ऊपर क्वेश्चन पूछ के जाना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, तो क्या होता है, एमीटर जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 माना जा सकता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर सीरीज में लगाते हैं। वो जो एक डायग्राम है ना, वो जरूर पूछेंगे वो लोग एग्जाम में। स्विच, क्लोज स्विच, ओपन स्विच, ये रियोस्टेट और जो आपके ये ना, ये सब पूछेगा। और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के जाना, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ के जाना, गैल्वेमीटर पढ़ के जाना। गैल्वेमीटर का प्रिंसिपल पूछेगा कि कोई अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस ज़्यादा घूम जाती हो, वो उसका प्रिंसिपल है, वो पूछेगा। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक मोटर पूछ लेगा। और सोलेनॉइड पूछ लेगा, सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन करके जाओ। और अगर अपन लास्ट में लास्ट देखें तो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, AC DC का डिफरेंस है, वो पूछ सकते हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाओ, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। डोंट वरी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 8055520419 पे आप मैसेज डालो डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स एंजॉय करो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।